आर्टिकल नंबर हमने 40 तक डिस्कस कर लिया है और हमें उसके आगे आज आर्टिकल 41 से स्टार्ट करना है। बट फ्रेंड्स, आज के आर्टिकल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूं। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कल समझाया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है, उनमें किसी तरह का कोई क्लैश नहीं है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी इवन जब मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? एक एब्सोल्यूट कंप्लीट राइट कहलाते हैं। बट इस बात की थोड़ी और क्लैरिटी फ्रेंड्स आपके लिए जरूरी है। तो समझेगा, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है ऐसे राइट्स जिनके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और डीपीएसपी का मतलब होता है दीज आर द काइंड ऑफ राइट्स जो स्टेट आपको देगा, लेकिन वो कब देगा? जब वो खुद इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाए कि वो इन राइट्स को आपको डिलीवर कर पाए। सर, ये तो आपने कल समझा दिया था, फिर यही बात आज वापस क्यों समझा रहे हैं? तो समझिएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स तो आपके पास डायरेक्टली क्या है, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इंश्योर किए गए हैं। पर जो डीपीएसपी है वो आपको कहीं भी इंश्योर्ड नहीं है। पर डीपीएसपी का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। सो डीपीएसपी का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह के क्या है? लीगल सैंक्शंस है। मतलब डीपीएसपी का मतलब होता है कि इसमें जो चीजें दी गई हैं, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन इट व्हेनेवर इट फील्स इट इज राइट। तो लीगल सैंक्शन देने का मतलब यानी कानूनी मंजूरी है, और इसके ऊपर वो क्या बना सकती है? लॉ बना सकती है। और जब ये लॉ बन जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये आपका लीगल राइट जो है बन जाता है। सर, बात तो समझ में आ गई, पर ये बात समझाई क्यों गई है? तो फ्रेंड्स, ये बात इसलिए समझाई गई है क्योंकि आप देखिए इसके आगे के आर्टिकल्स। अब इसके आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो हमें पेयर में पढ़ना है, और पेयर्स में हमें जो आर्टिकल्स पढ़ना है 41 से 51, उनमें आपको यही समझना है कि किस आर्टिकल के लिए कौन सा लॉ बनाया गया। ये सारे आर्टिकल्स जो फ्रेंड्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको पहले से ही आते हैं। आपको पता नहीं है, पर आप इन आर्टिकल्स के बारे में पहले से ही जानते हैं। मैं कुछ भी इनमें बताने वाला नहीं हूं, बट आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कौन से आर्टिकल डीपीएसपी के कारण कौन सा लॉ हमारे यहाँ एक्टिव हुआ। उसके अलावा ये आर्टिकल्स पेयर में पढ़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 41 से 43 भी, ये तीनों आर्टिकल जो हैं एक पेयर में काउंट होते हैं, और आपको इन्हें एक पेयर में एक साथ पढ़ना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। ऑन द सेम हैंड 44 आपको अकेला पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑन द सेम हैंड ऑन द अदर हैंड 45 46 आपको साथ में पढ़ना है, और फिर उसके बाद 47 से लेकर 49 तक साथ में पढ़ना है, और फिर उसके बाद 50 और 51 ये दोनों सेपरेट आर्टिकल है। सर, साथ में पढ़ना है मतलब? साथ में पढ़ना है का मतलब समझिएगा फ्रेंड्स, मुझे एक बात याद दिलाइए। जैसे मैंने आपको राइट टू एजुकेशन और राइट टू वर्क, इन चीजों के बारे में किसी आर्टिकल में बताया था कि एक आर्टिकल है जो आपको बताता है कि आप लोगों के पास क्या है, राइट टू एजुकेशन है। सो आप कहोगे कौन सा आर्टिकल है वो? डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे कि वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है 21A। सो देयर शुड बी अ क्वेश्चन रेज्ड इन योर माइंड्स कि ये राइट टू एजुकेशन या राइट टू वर्क, इनकी बात ही कहां से आ गई? तो इनकी बात आती है फ्रेंड्स कहां से? आर्टिकल नंबर 41 से। आर्टिकल नंबर 41 जो है इनको इनिशिएशन देता है। ये कहता है कि स्टेट के पास जब भी पैसा आएगा, वो लोगों को राइट टू वर्क देगा, राइट टू एजुकेशन देगा, और इसके अलावा पब्लिक असिस्टेंस देगा। पब्लिक असिस्टेंस किनको देगा? जो बूढ़े लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, या फिर जो डिसेबल लोग हैं। डिसेबल मतलब जो अपंग लोग हैं, जिनके किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पैर कटे हुए हैं वगैरह, ऐसे लोगों को स्टेट क्या देगा? रिकॉग्निशन देगा और उनकी हेल्प करेगा। आप कहोगे सर ठीक है, पर ऐसा हो रहा है क्या हमारे यहाँ? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ऐसा हमारे यहाँ होता है। हम सब जानते हैं कि जो ओल्ड एज रहते हैं, ओल्ड एज लोगों को हमारे यहाँ क्या मिलती है? पेंशन्स मिलती है। अनएम्प्लॉयड को हमारे यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो डिसेबल है, उनके लिए कई सारी स्कीम्स है और कई जगह उन्हें रिजर्वेशन दिया है।
पर सर मेरा एक सवाल है कि अगर असिस्टेंस मिल रहा है तो कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? तो फ्रेंड्स ये श्योर नहीं है। जिस स्टेट की जितनी कैपेसिटी होगी या जितनी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा। सर ये सब तो ठीक है, पर ये आर्टिकल्स याद नहीं होते सर, भूल जाते हैं कौन सा आर्टिकल कौन सा है। तो इसको भी हम एक लॉजिक से याद करेंगे फ्रेंड्स। तो समझिएगा लॉजिक, जैसे क्या होता है, मैं आपको बोलूं राइट टू वर्क, सबसे पहले आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, समझिएगा। आप एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? डेफिनेटली क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको काम चाहिए। अब मुझे बताइए, आपको काम मिल गया, सपोज आपको गवर्नमेंट जॉब हटा दीजिए, चलिए गवर्नमेंट जॉब ही लेते हैं, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? इसके बाद आपको क्या चाहिए? तो फ्रेंड्स आप कहेंगे हमें ऑफिस में एसी चाहिए, हमें ऑफिस में अच्छा माहौल चाहिए, हमें ऑफिस में जो है एसी और माहौल चाहिए, मतलब जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई भट्टी पास में लगी हुई है, उसका धुआं पूरे कमरे में फैला हुआ है और ऐसी जगह में हमें काम करना पड़ रहा है। तो अगला आर्टिकल क्या है वर्क के बाद, कि वर्क के बाद उसकी कंडीशन क्या है, वर्किंग कंडीशन। सो पहला आर्टिकल याद रखने के लिए आप क्या करो, इसमें क्या है, वर्क की बात है। वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। सो एजुकेशन वर्क का पब्लिक असिस्टेंस किस में है, 41 में। 42 में क्या है, 42 को कैसे याद रखोगे, वर्किंग कंडीशन। 42 में क्या दी हुई है, वर्किंग कंडीशन, कि भाई काम करने की स्थिति कैसी होगी। और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैटरनिटी रिलीफ। भाई हम सबने सुना है आज की डेट में अगर कोई वर्किंग वुमेन, इवन प्राइवेट कंपनीज में अगर वर्किंग वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें 6 महीने का मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, उन्हें उनकी जॉब से नहीं निकाला जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये आर्टिकल 42 से पॉसिबल हो पा रहा है। इसी आर्टिकल 42 से मोटिवेट होकर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा है, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट बनाया है, जिसके तहत एक प्रेग्नेंट वुमेन को उसके जॉब से निकालना एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, आपको वर्क मिल गया, आपको वर्किंग कंडीशन भी मिल गई। अब वर्क और वर्किंग कंडीशन के बाद क्या, आखिर ये दोनों चीजें तो आपको मिल गई, पर इसके बाद आपको क्या चाहिए? तो इमेजिन करिए आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल गया, आपकी वर्किंग कंडीशन की बात हो गई, पर इसके बाद आप किसकी बात करोगे? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको सैलरी चाहिए। भाई वर्क और वर्किंग कंडीशन के बाद क्या आती है, सैलरी आती है। भाई भाई ऑब्वियसली हम लोग काम करते हैं तो काम करने के बदले हमें क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो इसीलिए इस आर्टिकल में क्या आता है, लिविंग वेज। लिविंग वेज की बात करी जाती है कि भाई व्यक्ति को क्या होना चाहिए, लिविंग वेज मिलना चाहिए। पर सर ये बात तो हमें आर्टिकल 23 से सिमिलर लग रही है। आर्टिकल 23 में भी तो आपने बताया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लाए थे ताकि लोगों को बेगार नहीं करना पड़े। तो समझिएगा दोस्तों, वो मिनिमम वेजेस एक्ट था, मतलब उसमें आपको कम से कम काम करने के लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पर यहाँ पे क्या बात करी गई है, लिविंग वेज। लिविंग वेज मतलब आपको फ्रिज, टीवी वगैरह वगैरह जो भी एक अच्छी लाइफ के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट्स है, उनके लिए जो चीजें चाहिए यहाँ पर उनकी बात करी गई है। सो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में हार्मनी है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। 21 से रिलेट करता है 41 और 42, 23 से रिलेट करता है 43। 21 में कहीं बात को एक्सटेंड करता है 41, 23 में कहीं बात को 43 क्या करता है, एक्सटेंड करता है, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वेजेस देने की बात करता है। और ये स्टेट कब देगा, जब वो इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो आपको इस तरह का पावरफुल राइट जो है वो दे पाए। बट अभी हमारे स्टेट इतने इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है। बट फिर भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 41 और 43 के पर्सपेक्टिव से क्या करा गया है, मनरेगा लाई गई है। मनरेगा से क्या हो रहा है, आपको राइट टू वर्क मिल रहा है और आपको एक लिविंग वेज भी मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ लगातार क्या हो रहा है, जो डीपीएसपी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ लगातार क्या हो रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, एक्ट बनाए जा रहे हैं, जिनसे डीपीएसपी क्या हो रहा है, लगातार जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। चलिए मैं समझता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
अब लेकिन इसमें एक बात और ध्यान दी है, ध्यान से देखिएगा, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। अब मुझे बताइए कि कॉटेज इंडस्ट्री मतलब खादी या फिर अगर हम बात करें देसी व्यापार, इसको कौन प्रमोट करता था? सो डेफिनेटली आप लोग कहेंगे सर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी व्यापार वगैरह के लिए और कपड़ा व्यापार के लिए महात्मा गांधी जी बहुत जो क्या थे, दृढ़ थे। वो कहते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े उद्योग लगाने की भारत की ताकत नहीं है, पर छोटे छोटे उद्योग भारत अनगिनत लगा सकता है, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसकी भी बात कहाँ डाली गई है, 43 में डाली गई है कि ये स्टेट का डायरेक्टिव है कि वो क्या करे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को क्या करे, प्रमोट करे। और इसीलिए हमारे यहाँ क्या करा जाता है, सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए बकायदा सिडबी, नाबार्ड वगैरह ऐसे बैंक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिनसे क्या होता है, सॉफ्ट लोन मिलते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, और वो बंद नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आइए 43A पर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पर 43B लिखा है। ए और बी लिखे होने का मतलब क्या है, ये इनिशियल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे और इनको क्या करा गया, बाद में जोड़ा गया है। और कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इनको जोड़ा गया है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कैसे याद करेंगे कि कौन कौन से कब कब जोड़े गए हैं? सो फ्रेंड्स, एक चीज अच्छे से याद कर लो, आर्टिकल 45 और एक और आर्टिकल जो मैं आगे बताने वाला हूं, इन दो को छोड़ के सारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। आर्टिकल 39 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 43 भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 43B भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये अमेंडमेंट एक्ट है। सिर्फ 45 जो है उसमें एक अलग आर्टिकल, उसमें एक अलग अमेंडमेंट की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, ये चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले 43A। अब 43A की बात समझेगा। अब फ्रेंड्स आपको याद आ रहा हो तो आर्टिकल 19 में हमने बात करी थी कि लोगों के पास यूनियन एसोसिएशन बनाने का राइट होगा। पर क्या होता है, एक चीज समझिए कि इधर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ इंडिया में एक बड़ा जो क्या कहते हैं, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, लेबर्स की है। तो कहीं ना कहीं लेबर्स के लिए ये 97th वाला, ये 43B गलत लिखा है फ्रेंड्स, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 आएगा। मुझे लग ही रहा था ये मैंने गलत लिख दिया है, चलिए आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब सुनिएगा, जैसे 19 में हमने पढ़ा था तो हमने उसमें एसोसिएशन की बात करी थी कि यूनियन, एसोसिएशन, ग्रुप्स वगैरह बनाने का आपको राइट रहेगा। पर एज वी ऑल नो, हमारे यहाँ इंडिया में एक बड़ी पॉपुलेशन क्या है, लेबर्स की है, वही मजदूरों की है। और अभी कोरोना काल में तो आपने मजदूरों का दर्द सुना ही है। तो इन लेबर्स के लिए क्या स्पेशली प्रोविजन बनाना जरूरी था। तो लेबर यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस रहती है, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाने की बात कहाँ की गई है, 43A में, जिसमें स्टेट को बोला गया है कि वो लेबर लॉज बनाएगी। और अगर आपने कोरोना में न्यूज फॉलो करी है तो आपने सुना होगा कि कंपनीज ने ये साफ बोल दिया है कि हम स्टार्ट अपना काम तभी करेंगे जब आप हमें लेबर लॉज से फ्री करेंगे। अगर आप हमें लेबर लॉज से फ्री नहीं करते तो हम अपना वर्क वापस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप 41 से लेकर 43B तक सारे आर्टिकल्स को लेबर लॉज से कनेक्ट करके बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 43 में एक मेन वर्ड क्या है, ए में सुटेबल लेजिस्लेशन, जिसपे मैंने जोड़ दिया किससे, लेबर लॉ से। ऐसे फ्रेंड्स पढ़ना होता है ताकि रियलिटी और पॉलिटी का मटेरियल दोनों को हम एक साथ जोड़ के रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब 43B की बात करते हैं। अब ये भारी भरकम वर्डों पे आप ध्यान ना दें, यहां पर एक वर्ड पे आप ध्यान दें, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये वर्ड तो सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 जब हमने पढ़ा था तो उसी में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड जो है पढ़ा था। तो अब जब आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड डाल दिया है तो यहां क्यों डाल रहे हैं, तो समझेगा फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई गई थी मैंने समझाया था। एक तो रोजगार पैदा करने के लिए, और दूसरा जो गरीब लोग हैं,
जो खुद की मदद नहीं कर सकते उसमें 10 गरीब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर ले। एक के घर में अनाज नहीं है, सब लोग एक एक मुट्ठी अनाज दे दे। एक के घर की छत टूटी हुई है, सब लोग आके घर की छत रिपेयर करते हैं। ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट इसके अलावा इसका बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है जिसको हम मेंस में समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल या फिर लिज्जत पापड़, तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, असेंशियल होते हैं। अब आर्टिकल 19 में आपने इनको बनाने की छूट दे दी, पर क्या बना लेना बस काफी है? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि जब तक स्टेट इनको प्रमोट नहीं करेगा, देखिए वर्ड लिखा है प्रमोट, जब तक स्टेट इनको प्रमोट नहीं करेगा तब तक ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यहां पर क्या करा गया है, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है कि स्टेट इनको क्या करेगा, प्रमोट भी करेगा। तो समझिए फंडामेंटल राइट्स में आपको बनाने की छूट दी गई है, और डीपीएसपी में स्टेट को बोला गया है कि उसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। मतलब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देगा, उन्हें रिकॉग्निशन देगा, उन्हें इजी एक्सेस देगा, और हर तरीके से स्टेट जो है वो लोगों को प्रमोट करेगा कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करें, फॉर्म करें। तो यहां पर स्टेट की ड्यूटी की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। तो इस तरह से 41 से 43 भी एक पेयर में आएंगे। इसीलिए मैंने एक पेज पर सारे लिखे हैं ताकि आप इन्हें एक साथ पढ़ के कनेक्ट कर पाए। अब नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स आर्टिकल 44 पे। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44 दोनों के जीन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। जीन्स कैसे एक जैसे हैं? जैसे आर्टिकल 40 पे हमने समझा था, बहुत तगड़ा डिबेट था कि पंचायत बनाए कि नहीं बनाए। बट फाइनली एज वी ऑल नो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1993 में क्या करा गया, बकायदा पंचायत बना दी गई। पर उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक और ड्रीम था, आर्टिकल 44, जो कि क्या था, जो कि था यूनिफॉर्म सिविल लोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में हम सब ने सुना है कहीं ना कहीं बातचीत में, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन लॉ, जिसके बारे में हमें ढंग से आज तक समझ नहीं आया। तो समझेगा फ्रेंड्स, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, तो मुझे बताइए क्या आप ये देखोगे कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है? डेफिनेटली नॉट। या फिर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ आर्टिकल 14 जो है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे यहाँ इक्वलिटी हमें स्टैब्लिश करना है। और उसमें हमने पढ़ा था कि कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों पर हमें क्या नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और क्रिमिनल लॉज में हम करते भी हैं ऐसा। बट मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदू कल्चर में और मुस्लिम कल्चर में, या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब में मैरिज के जो लॉज हैं क्या वो सिमिलर हैं? क्या हिंदुओं में जो मैरिज लॉज है वही मुस्लिम्स में मैरिज लॉज है? क्या हिंदुओं में जो डाइवर्स के लॉज हैं वही मुस्लिम्स में डाइवर्स के लॉज है? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि हमारा देश क्या है, एक वर्सेटाइल कंट्री है। यहाँ डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है। जिसके कारण क्या करा गया है, जिसके कारण हर रिलीजन ने अपनी एसेंशियल प्रैक्टिसेस अलग अलग रखी है, और अपनी कम्युनिटी के लॉज भी क्या रखे हैं, अलग अलग रखे हैं। पर इसमें एक मुद्दा है जिस पर बहुत बहस छिड़ी है पिछले सालों में, जो कि क्या है, ट्रिपल तलाक। अब ट्रिपल तलाक मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं तो ये पहले मुस्लिम लॉज का भी पार्ट नहीं था। ये मुस्लिम लॉज में बाद में जोड़ा गया था, जिसमें इतनी खतरनाक बात दी गई है कि अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे भी अगर क्या कहते हैं वो 3 बार बोल देते हो तलाक तलाक तलाक, तो इंस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। जबकि इसके अलावा जो पुराने मुस्लिम लॉज थे, तलाक हसन जो अभी भी फॉलो होते हैं, और तलाक अहसन, ये इन चीजों में बोला जाता था कि 3 मंथ का पीरियड दिया जाएगा, और 3 मंथ के पीरियड में अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तब जाके तलाक होगा। तो इस ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस के खिलाफ रिसेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, जो कि है शायरा बानो केस, सॉरी, जो कि है शायरा, नहीं नहीं, एक तो ये शहबानो केस, और दूसरा है शायरा जी का केस। शायरा जी का केस, एक सेकंड, का नाम क्या है पूरा, थोड़ी, हाँ छोड़ो।
दो केसेस आपको पढ़ना है, एक तो शायरा केस और दूसरा शाहबानो केस। अब फ्रेंड्स प्लीज, क्या कहते हैं, मैं आपसे इसके लिए सॉरी बोलूंगा। ये जो आर्टिकल है ये बहुत डिटेल का आर्टिकल है। मेंस की क्लासेस में हम इसे कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़ाते हैं, बट प्री में हम इसको बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। इसको सिर्फ आपको मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं और आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आपको इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब या कहीं भी फिलहाल शायरा, क्या कहते हैं, शायरा जी का केस और शाहबानो केस, ये दोनों केसेस जो हैं बकायदा आप टाइप करिए। वैसे में शायरा बानो ही है मेरे ख्याल से, तो शायरा बानो और शाह बानो केस ये दोनों आप टाइप करिए, आपको बकायदा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसमें आपको ये क्लियर होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि भाई ट्रिपल तलाक की हम बात कर रहे हैं मुस्लिम्स में, और हिंदू कल्चर में हम बोल रहे हैं कि एक ही शादी हो सकती है और तलाक जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से ही हो सकता है। तो हिंदू मैरिज लॉज और मुस्लिम मैरिज लॉज में क्या है, कहीं ना कहीं इनडिफरेंस है। तो इसी को क्या करता है, आर्टिकल 44 डिनाई करने की बात करता है कि क्या लाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, वन नेशन वन लॉ जो है लाया जाए, और मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब के लॉ क्या कर दिए जाए, सभी रिलीजन्स के लिए सिमिलर कर दिए जाए। बहुत अच्छी बात नहीं हो जाएगी ये? बिल्कुल, पर ये ऐसा आज तक हो नहीं पाया। सो फ्रेंड्स, क्या आप समझना पाएंगे ऐसा आज तक क्यों नहीं हो पाया? ऐसा आज तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अगर ऐसा कर देते थे तो इस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के समय की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कहना था कि इंडिया में रिलीजन्स में बहुत इनसेंसिटिव, इंडिया में रिलीजन्स के प्रति लोग बहुत सेंसिटिव हैं, तो बहुत ह्यूज लेवल के राइट्स दंगे हो सकते हैं, इसलिए ऐसा आज तक नहीं हो पाया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एक अनफुलफिल्ड ड्रीम है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। चलिए डिटेल मेंस में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आइए आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 पे। बट फिर भी मैं इस आर्टिकल के बारे में एक चीज और बता दूं, एटलीस्ट ट्रिपल तलाक हमारे यहाँ क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि 1985 में इस शाहबानो केस में एक रूल लाया गया था कोर्ट के द्वारा, पर वो डिनाई कर दिया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा। पर जो शायरा जी का केस था, जो रिसेंट का केस था 2015-16 का, उसके बेसिस पर ट्रिपल तलाक डेफिनेटली इंडिया में बैन हो चुका है, और इवन मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर लॉ भी ला चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 45। अब आर्टिकल 45 देखिए फ्रेंड्स, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। अब आप कहोगे ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, सर ये तो कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 में हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पढ़ा था 21A में। पर आपको सोचना चाहिए फ्रेंड्स कि ये राइट टू एजुकेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ राइट टू लाइफ था। ये एजुकेशन तो बाद में जोड़ा गया। तो भाई हमारे जो लॉ मेकर्स है, आखिर उनको ये मोटिवेशन कहां से मिला कि राइट टू एजुकेशन लाया जाए? तो उन्हें ये मोटिवेशन आर्टिकल 45 और सुप्रीम कोर्ट से मिला है। आर्टिकल 45 में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, उसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फोर्स किया, किसमें, मेनका गांधी केस और उसके बाद के केसेस में, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को राइट टू एजुकेशन देना ही चाहिए। क्योंकि राइट टू लाइफ का मीनिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, उसे हम इतने नैरो सिनारियों में, सिर्फ जीवन के सिनारियों में नहीं देख सकते। मैंने आर्टिकल 21 में भी समझाया था कि जब किसी व्यक्ति को एजुकेशन मिलती है तभी वो अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा वेज जो है, एक अच्छी इनकम जो है वो अर्न कर सकता है। क्योंकि एक अच्छी इनकम के बिना आपकी लाइफ का क्या नहीं है, कोई भी सेंस, कोई भी मतलब नहीं है। तो वही बात जो है, वही बात जो है हम यहाँ भी कह रहे हैं। तो इसी आर्टिकल से मोटिवेट होकर राइट टू लाइफ आया है। अब लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले में और इसमें फिर फर्क क्या है, क्योंकि अब तो वहां पर राइट टू एजुकेशन RTE आ चुका है। तो फिर आर्टिकल 45 में इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है? तो समझिएगा कि स्टार्टिंग में ये क्या था कि 14 साल के बच्चों तक को क्या देना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। पर एज वी ऑल नो, प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट के तौर पे 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो अब इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। अब इसको ये कर दिया गया है
कि 6 साल तक के बच्चों को भी क्या करना है, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना है। और बकायदा भले ही ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं जुड़ा है, पर अभी भी आंगनवाड़ी केंद्र हमारे यहाँ खुले हुए हैं और वहां पे क्या करा जाता है, वहां पर इसी को फॉलो करते हुए क्या करा जाता है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में एजुकेशन दी जा रही है, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड केयर दिया जा रहा है। और बच्चों को जो न्यूट्रिशन जिनको नहीं मिला है, जो माल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार है, उन्हें न्यूट्रिशन भी दिया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये लीगली फॉलो किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के तौर पे फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट अभी भी अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट फील नहीं कर रहा है कि वो 3 साल से 6 साल के बच्चों को भी क्या करे, कंपलसरी एजुकेशन जो दे। और हमने तब पढ़ी था कि वहां अमेंडमेंट कौन सा है, 86 अमेंडमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेरे कहे में एक और इंप्रूवमेंट करो, 48A भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है किसका, आर्टिकल 45 का 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके अलावा 43B का 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, 43B में 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 43B के अलावा 45 में क्या कहते हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। याद रखना आसान है, एजुकेशन से जुड़ा 86 आपने पहले याद करा था, वही 45 में आ जाएगा। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा 97 पहले याद करा था, वही 43B में आ जाएगा। अब 45 और 46 एज आई टोल्ड, हमें इन्हें साथ में पढ़ना चाहिए, तभी आप इनको बेटर फॉर्म में अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो ऐसा क्यों, समझिएगा भाई। आप याद करिए, मैंने आपको आर्टिकल 15 बताया था। आर्टिकल 15 में हमने क्या बात करी थी, आर्टिकल 15 में हमने कहा था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भाई किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। हमने उसमें पढ़ा था कास्ट, क्रीड, सेक्स, इन सब चीजों पर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों के बेसिस पर क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। पर इधर देखिए आर्टिकल 45, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, और इसके अलावा जो वीकर सेक्शंस है, सर वीकर सेक्शन का मतलब फ्रेंड्स बैकवर्ड क्लासेस। भाई जो पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, आज की तारीख में ओबीसी भी कहने लग गए हैं। तो जो बैकवर्ड क्लासेस है और एससी एसटी हैं, इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाना चाहिए। भाई जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो एससी एसटीज हैं, जो हमारी मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से क्या हो गए हैं, पिछड़ गए हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक राइट्स का ध्यान रखना चाहिए। अब लेकिन एक बात समझिए, एक तरफ आप आर्टिकल 15 में बोल रहे हो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस लिए, इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, और दूसरी तरफ आप यहाँ आर्टिकल 46 में कह रहे हो कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको स्टेट को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो ये दोनों बातें मुझे बताइए, क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं? डेफिनेटली ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को देखते हुए क्या करा गया, आर्टिकल 15 में और 16 में बाद में क्या जोड़ा गया, वही स्पेशल पॉइंट्स जोड़े गए। 16 में क्या जोड़ा गया, रिजर्वेशन का पॉइंट जोड़ा गया कि भाई एजुकेशनली जॉब्स में क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 15 में क्या जोड़ा गया, रिजर्वेशन का पॉइंट जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है आपको अधिकतर बुक्स या फिर लक्ष्मीकांत में इवन ये बात ना मिले, रिजर्वेशन का बीज असल में कहां से बोया गया है, आर्टिकल 46 से बोया गया है। और रिजर्वेशन दिया किसमें गया है, आर्टिकल 15 और 16 में दिया गया है। तो बाद में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 15 और 16 में जो रिजर्वेशन जोड़ा गया है 1951 में, उसके लिए पार्लियामेंट को मोटिवेशन कहां से मिला है, आर्टिकल 46 से मिला है। और इसके अलावा आर्टिकल 17, एक और आर्टिकल इससे जोड़ लीजिए, आर्टिकल 17 में जो हमने एससी एसटी एक्ट जोड़ा है, 1989 में एससी एसटी एक्ट जोड़ा है, उसका भी मोटिवेशन कहां से मिला है, यहीं से मिला है। क्योंकि यही क्या कहता है कि हमें सोशल जस्टिस, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन रोकना है इन कम्युनिटीज का।
सोशल इनजस्टिस मतलब सामाजिक आधारों पर इनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें खत्म करना है। और इसी के लिए हमारे यहाँ क्या जोड़े गए हैं, सीआरपीसी और एससी एसटी एक्ट जो है वो जोड़े गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी को पूरी तरह कनेक्ट करके पढ़ना है, ताकि आपको डीपीएसपी डेप्थ में समझ आ सके। अब मैं समझता हूं आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा 47, 48, 48A, 49 ये सब कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है समझिएगा। फ्रेंड्स मुझे बताइए अभी क्या चल रहा है। भाई पहले तो हम लोग मजाक में कह देते थे फॉग चल रहा है, पर अभी तो किससे ही पूछो वो एक ही चीज कहेगा, क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। सो फ्रेंड्स इस कोरोना के टाइम में मुझे बताइए, जो स्टेट है वो सरकारी अस्पतालों के जरिए आपको हैवी हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, हाँ या ना। भाई गवर्नमेंट जो है आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे। इसके अलावा फूड और अलग अलग तरह की हेल्प जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो एक सवाल उठता है कि आखिर स्टेट जो है इतना तगड़ा एक्सपेंस क्यों उठा रही है। वही मोदी जी ने भी घोषणा करी है कि अपनी जीडीपी में वो 10 से 20% किस पे खर्च करेंगे, राहत पैकेजेस देने में इस साल खर्च करेंगे। तो आखिर स्टेट इतना एक्सपेंस क्यों उठा रही है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह है आर्टिकल 47, जो कहता है कि न्यूट्रिशन और हेल्थ दोनों को बनाए रखना और उनके बेंचमार्क्स को रेस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 47 मतलब कहीं ना कहीं ये किसकी बात करता है, ह्यूमंस की बात करता है और उनके हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन की बात करता है। इसी के तहत अगर हम बात करें, मिड डे मील स्कीम वगैरह भी चलती हैं। जो मिड डे मील स्कीम एमडीएम चलती है वो इसी पॉइंट को, इसी के मोटिवेशन में चलती है। तो जो भी हमारे यहाँ सरकारें काम कर रही है वो आपका पॉपुलर वोट अर्न करने के लिए कर रही है, और वो उन्हें पता है कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा दिए गए डीपीएसपी को फॉलो करके होगा। अब इसके बाद आइए फ्रेंड्स आर्टिकल 48 पे। अब आर्टिकल 48 में देखिए क्या बोला है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। इसका क्या मतलब हुआ। तो फ्रेंड्स आप समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है, आप कहोगे यस सर बिल्कुल सुना है। क्या आपने व्हाइट रेवोल्यूशन, वर्गीस कुरियन के द्वारा जो दूध के लिए क्रांति लाई गई थी, क्या आपने वो सुना है, बिल्कुल सुना है। क्या एग्रीकल्चर में कई सारे इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब आर्टिकल 48 के कारण ही किया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को क्या करना है, मॉडर्न और साइंटिफिक बनाना है। पर इसकी जरूरत ही क्या है। सो फ्रेंड्स समझिएगा, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चरल कंट्री में अगर आपने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं इंडिया में क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी को धक्का लगेगा। भाई 50 से 60% आबादी हमारे यहाँ आज भी किसानों की है। तो अगर आपने किसानों का ही अपलिफ्टमेंट नहीं करा तो हमारी इकोनॉमी का अपलिफ्टमेंट कभी नहीं हो पाएगा। गांधी जी का व्यू काफी स्ट्रांगली यहाँ पे नजर आता है। और इसी में देखिए गांधी जी का एक और व्यू, अब भाई इसी से जोड़ के कि स्लॉटर ऑफ काउस क्या करना है, रोकना है। और पहले वाले में देखिए हेल्थ से जोड़ के, भाई हमें इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स, लिकर या फिर अफीम जैसे ड्रग्स का प्रयोग क्या करना है, बंद करना है। तो कई स्टेट अगर लिकर बैन लगा देते हैं और लिकर बैन पर उन पर कोई आपत्ति नहीं उठती है, तो उसकी वजह क्या है दोस्तों, लिकर की स्पेलिंग गलत लग रही है वैसे मुझे, उसकी वजह क्या है दोस्तों, उसकी वजह यही है आर्टिकल 47। या फिर योगी आदित्यनाथ जी काउ स्लॉटर पे बैन लगा देते हैं, तो उसकी वजह क्या है दोस्तों, उसकी वजह आर्टिकल 48 है। तो ये क्या है, डीपीएसपी हैं, इसीलिए इन पर उंगली नहीं उठती। याद करिए कल की क्लास जब हमने स्टार्ट करी थी तो मैंने यही क्वेश्चन दिया था कि लिकर से जब स्टेट का सबसे ज्यादा जो जो स्टेट रहती है उनका, जो अगर मैं बात करूं उनका जो पैसा होता है, फाइनेंस होता है, उनका जो रेवेन्यू होता है वो सबसे ज्यादा किससे आता है, लिकर से आता है। फिर भी लिकर कई स्टेट जैसे गुजरात क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं।
तो वो किससे मोटिवेट होकर करते हैं? आर्टिकल 47 से मोटिवेट होकर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले आर्टिकल को याद कैसे करोगे? ह्यूमन। दूसरे आर्टिकल को कैसे याद करोगे? एनिमल। अब ह्यूमन और एनिमल समझेगा, सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है? ह्यूमंस के पास। ह्यूमन से कम किसके पास? एनिमल के पास। एनिमल से कम किसके पास है भाई? अगर सेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, एनिमल ह्यूमंस 5 सेंसेस, एनिमल्स 2 3 4 सेंसेस, साइंस पे आ गए हम। और प्लांट्स ओनली 1 सेंस, ठीक है, सेंस ऑफ टच। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आप समझेगा 48 से ही एक और बात कनेक्ट करी गई कि एग्रीकल्चर की तरह हमें किस पे ध्यान देना जरूरी है? इन्वायरमेंट पे ध्यान देना जरूरी है। भाई 1950 के बाद का ही जो पीरियड था उसमें जेनेवा कन्वेंशन और वर्ल्ड लेवल पे और भी बहुत सारी चीजें हुई जिनमें ये फील किया गया कि भाई हमें इन्वायरमेंट को बढ़ाना बचाना बहुत जरूरी है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। अगर हम अपने डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट डिग्रेड करते चले जाएंगे सो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई ऑक्सीजन भी बकायदा बिकने लग जाएगी। और अभी आप देख ही रहे हो कहीं ना कहीं मास्क में लोग घूम रहे हैं, तो ये उसकी एक झलक है कि अगर हमने एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा भविष्य कैसा होगा। इसी को ध्यान रखते हुए और इसी करंट टॉपिक को ध्यान रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने इसको क्या करा? इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। बट सर ऐसा हो रहा है क्या? क्या हम लोग ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1980 में, या फिर अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1972 में, या फिर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, या फिर हमारे यहाँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है। वो सब क्यों बनाई जाती है? ये सब जो है आर्टिकल 48 ए के मोटिवेशन में ही बनाई जाती है, ताकि क्या करा जाए, ताकि या फिर हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं जो कि आप एमपी में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये सब किसके कारण किया जाता है? आर्टिकल 48 ए के कारण ही किया जाता है। एंड एज आई टोल्ड 87 और 86 और 97 इनको छोड़ के सारे क्या हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं। अब यानी कि इसमें हमने किसकी बात कर ली? इसमें हमने बात कर ली किसकी? प्लांट्स की। अब मुझे बताइए ह्यूमन एनिमल प्लांट्स, अब इनके बाद कौन आएगा? इनके बाद तो अलाइव चीजें आएंगी भाई जिनमें जान ही नहीं है। तो मुझे बताइएगा, जैसे ये देखिए ताजमहल कितना खूबसूरत लग रहा है, पर इस ताजमहल पे हम सब जानते हैं कि एक कहर बरपता है और उस कहर का नाम है एसिड रेन। ये एसिड रेन जब होती है तो पूरा का पूरा ताजमहल क्या हो जाता है? खराब होने लग जाता है। और इसी को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? करोड़ों रुपया खर्च करती है ताकि हमारी धरोहर क्या ना हो जाए? खराब ना हो जाए। पर इसके अलावा अगर हम बात करें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की रखती हैं। भाई जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमारा हिस्टोरिक इंटरेस्ट रखती है या नेशनल इंटरेस्ट रखती हैं, भाई जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको गवर्नमेंट क्या करती है? बचाने की कोशिश करती है। और इसके लिए पूरा एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बनाया गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सब किससे मोटिवेट होके किया जाता है? ये सब आर्टिकल 49 से मोटिवेट होके किया जाता है। कई बार आपने सुप्रीम कोर्ट या सरकारों का स्टेटमेंट सुना होगा, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर है। तो ये नेशनल लेवल की फीलिंग एक अलाइव चीज के लिए कहां से आती है? आर्टिकल 49 से आती है। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं अच्छे से क्लियर हो गया ये भी आपको। अब इसके आगे अब आर्टिकल आते हैं हम 50 और 51 पे। आर्टिकल 50 इज वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिकल्स। इसके लिए आप याद करिए मैंने आपको समझाया था एनजेक के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। मैंने समझाया था कि ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मोदी सरकार लाई थी, जिसके जरिए वो जुडिशरी में क्या ले रहे थे? पार्टिसिपेशन अपना क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे। बट इसको क्या कर दिया गया? इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिनाई कर दिया गया। और डिनाई करने के लिए उनका बेसिस ये था कि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो आर्टिकल 50 है वो क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों को क्या रखने की बात करता है? दोनों को सेपरेट रखने की बात करता है। तो ये जो एनजेक है ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको क्या करा जाता है? खत्म करा जाता है।
मतलब समझना फ्रेंड्स, आप याद करिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। बट आपको तब सोचना चाहिए था कि अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब वो सरकार से भी हटके, अगर सरकार भी गलत कर रही है तो उसको गलत बोल सकती है, इतना बड़ा पावर उसको कहां से मिलता है। सो फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ गया होगा, ये पावर उसे दो आर्टिकल से मिलता है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 50। आर्टिकल 13 जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, और आर्टिकल 50 जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो ये दोनों आर्टिकल्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करते हैं। तो ये हिडन बातें आपको समझना पड़ेंगी पॉलिटी में, तभी आप रियल पॉलिटी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51। अब 51 को समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं भाई। पहले क्या होता था, हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट रहती थी वो कई बार ये कहती थी कि भाई आप जो है पाकिस्तान जाकर, जब आप पाकिस्तान से मिलते हो किसी मीटिंग में, तो आप पाकिस्तान से हाथ क्यों मिलाते हो, भाई वो हमारा दुश्मन देश है। वैसे अभी तो कट्टर दुश्मन है, अब तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे। बट लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट जो ये कहती है, जब वही सत्ता में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो वो भी जब एशियान या फिर क्या कहते हैं सार्क की मीटिंग्स में जाती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, पाकिस्तानी से बकायदा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से क्या करती हैं, हाथ मिलाती हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। सो फ्रेंड्स, उनके ऐसा करने की वजह क्या है, उनकी वजह है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 हमें कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखना है। सो बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है नेशनल लेवल का, जो उन्हें फॉलो करना होता है। उस प्रोटोकॉल में उन्हें सभी कंट्रीज के डेलीगेट से अच्छे रिलेशन मेंटेन रखना होते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे क्या रहे, पीस रहे। और इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है यूएन, डब्ल्यूएचओ और आईएमएफ वगैरह सबका क्या है, मेंबर है। तो इंडिया इन सब का मेंबर क्यों है, उसकी वजह आर्टिकल 51 है, जो कि ये कहता है कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन बना के रखना है, हमें हम आपस में क्या रखना है, दोस्ती रखना है। अब ये आप कहोगे ये क्यों जरूरी है सर, हम तो एक कंट्री के तौर पे सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है, तो आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुए थे, उनकी वजह क्या थी, उनकी वजह यही थी कि लोगों में हार्मनी नहीं थी। तो अगर हमें अपने आपस में हार्मनी बनाए रखना है, तो वर्ल्ड वॉर रोकना है, तो इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, ये सारे आर्टिकल सोशलिस्ट, लिबरल और गांधीयन प्रिंसिपल्स में बढ़ जाते हैं। पर ये हम अपनी मेंस की क्लासेस में समझेंगे कि सोशलिस्ट क्या है, लिबरल क्या है, गांधीयन क्या है, और इनको कैसे हम सोशलिस्ट या कैसे हम लिबरल या कैसे हम गांधीयन के तौर पे जस्टिफाई कर सकते हैं। बट स्टिल मैंने आपकी नोट्स में डाल दिया। अब फ्रेंड्स, आर्टिकल 51 ए पे आते हैं हम, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। पर मैंने सब देखा है स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो पॉलिटी का रियल मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो समझिएगा फ्रेंड्स, अब जैसे हमारे यहाँ तीन चीजें हैं, एक फंडामेंटल राइट्स, एक डीपीएसपी और एक फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल राइट्स भाई किसके राइट है, सिटीजन के राइट है। अब सिटीजन के राइट्स इंश्योर करने के लिए क्या दी गई है, भाई डीपीएसपी है। डीपीएसपी में क्या करा गया है, स्टेट को ड्यूटी दी गई है। डीपीएसपी में क्या दिया गया, स्टेट को ड्यूटी दी गई है। पर इंदिरा गांधी जी के माइंड में एक सवाल आया कि भाई सिटीजन्स के तो मजे ही मजे, सिटीजन्स को राइट मिल गए और स्टेट को ड्यूटी मिल गई। पर उसी तरह से मैं समझेंगा इसको, प्रैक्टिकली अपने ऊपर लीजिए। भाई आप अपने घर के सिटीजन हैं, आपको अपने मॉम डैड के खिलाफ मान लीजिए राइट मिल गए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मिल गए कि मॉम डैड को आपको पढ़ाई करानी ही पड़ेगी वगैरह। भाई मॉम डैड को ड्यूटी भी मिल गई कि वो आपको प्यार से समझाएंगे, मार के नहीं समझाएंगे वगैरह। पर आप अपने माता पिता का क्या कहते हैं इकलौता औलाद हो, आप अपने माता पिता के क्या हो, सक्सेसर हो, तो क्या आपकी उनके प्रति कोई ड्यूटी नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है। भाई आपकी ड्यूटी बनती है कि वो अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नियर अबाउट 33% खत्म हो गया है प्री लेवल पे, ठीक है।
तो आपने कितना कर लिया, ये अब एक बड़ा सवाल है। तो और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता पड़े कि ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ इसमें आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आप ही लोगों के लेक्चर्स अच्छे हो बनेंगे, क्योंकि मुझे मोटिवेशन आएगा कि मैं कैमरे को देखकर जो पढ़ा रहा हूँ उसका भी आप लोगों को फायदा मिल रहा है। तो इसीलिए इसमें अगला क्या जोड़ा गया, सिटीजन की ड्यूटी। सिटीजन की ड्यूटीज किसमें जोड़ी गई, आर्टिकल 51 ए में जोड़ी गई, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई सिटीजन की भी क्या होनी चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये किसमें है, आर्टिकल 51 ए में है। चलिए अब इसकी अगर मैं बात करूं, एज आई टोल्ड भाई ये जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया है तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पे जोड़ा गया है। अब सवाल उठता है जुड़ा कैसे। तो समझेगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब भी कोई चीज जोड़ी जाती है तो उसके लिए पहले क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो 1975 में क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, और उन रिकमेंडेशंस के ही अकॉर्डिंग क्या करा गया, हमारे यहाँ क्या करा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लाई गई। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कितनी है, प्री के लिए एक बेसिक इंपॉर्टेंट सवाल ही उठता है। तो समझेगा फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियल लेवल पे जब ये आया था तो कितनी थी, 10 थी। पर बाद में एक ड्यूटी और जोड़ी गई, कौन से नंबर की, 11th नंबर की ड्यूटी और जोड़ी गई। ये 11th नंबर की ड्यूटी, जिसको के नंबर की ड्यूटी कहा जाता है, आप अल्फाबेटिकली चलिए, ABCDE 5, FGHIJ 10, और 11वां नंबर हो जाएगा के, अल्फाबेटिकली। ये जोड़ी गई बाद में, जिसमें अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ये 10 ड्यूटी तो नहीं दे रखी इधर, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, यहाँ पर ड्यूटीज 10 दी गई है, 11वीं ड्यूटी इसमें नहीं है। तो 11वीं ड्यूटी में आपको बता देता हूँ, 11वीं ड्यूटी में बोल के बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें नहीं दिया है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। अब यार कंफ्यूजन हो रहा है सर, आर्टिकल 21 में 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन की तो बात करी गई है, पर समझिएगा फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में समझाया था, 6 से 14 आर्टिकल में क्या बोला है, बच्चों को राइट दिया गया है कि आपको एजुकेशन कंपलसरी तौर पे मिलेगी। पर ये एजुकेशन आपको मिलेगी, और यही चीज आपको 45 में भी दी गई है। तो 45 में स्टेट को बोला गया है कि उसको 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना है। और ये जो अगला आर्टिकल है इसमें क्या करा गया है, इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी दी गई है कि उन्हें अपने 6 से 14 साल के बच्चों से मजदूरी नहीं कराना है, उन्हें एजुकेशन दिलाना है। तो समझिएगा, 17 बच्चों को क्या दे रहा है, राइट दे रहा है कि एजुकेशन लो। 45 ये मैं इधर लिख देता हूं ताकि आप क्लियर हो। भाई जो 21, अगर हम बात करें 21 ए, बच्चों को राइट दे रहा है कि एजुकेशन लो। 21 ए के बाद अगर हम बात करें तो ये वाला जो है अगला 45, ये स्टेट को बोल रहा है एजुकेशन दिलाओ। और इन दोनों के बाद जो हमारा ये 51 ए है, और इसके अंदर जो आखिरी के वाला प्रोविजन है, ये पेरेंट्स को बोल रहा है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाओ। ऐसे समझते हैं चीजों को। और इसके अलावा 10 बेसिक ड्यूटीज है। आप इसको ऐसे समझ लो, पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। आपको नेशनल एंथम, इंडिया की सोवर्निटी, या फिर हम बात करें इंडिया की जो कल्चर है, हेरिटेज है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, इन सब पे, इंडिया की जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन सबको आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, और इम्प्रूव करने का क्या करना है, कोशिश करना है। तो इतना पूरा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 ए तक था। अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए हम कहाँ से इंस्पायर हुए हैं, हम यूएसएसआर से इंस्पायर हुए हैं। क्योंकि अधिकतर देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में, एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू, डीपीएसपी नहीं होते हैं, और यहाँ तक कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी नहीं होती हैं।
डीपीएसपी और यूए फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने वाले गिनती के देशों में इंडिया आता है। और याद रखना यूएसएसआर बड़ा आसान है, समझिए रशिया यूएसएसआर एक कट्टर देश था, तो एक कट्टर देश अपने नागरिकों को उनकी ड्यूटीज जरूर बताएगा, तो इसीलिए उनसे इंस्पायर होके हमने भी ये पॉइंट यहाँ पे डाला है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका एक बड़ा पोर्शन पॉलिटी का खत्म हो चुका है। सो कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अभी के लिए टाटा बाय बाय।